देखो WTO के फैसले बहुत ही बुरे हैं, क्योंकि किसान एक वाहिद चीज़, कहते हैं ना किसान बैकबोन होती है हर मुल्क। एक पूरा तबका आपको, एक पूरे मुल्क को खिला रहा है चीज़, और उसी को आप दबाई जा रहे हो। उसी 2020 के अंदर दिल्ली के अंदर 1 लाख किसान जो थे वो प्रोटेस्ट के लिए आ गए थे, और एक काफ़ी बड़ा जो था ना, अभी भी इन्फ्लेशन जो है वो बहुत। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट विजय वसीम, और मेरे साथ हैं मेहरान नासिर। नाज़रीन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने एक एग्रीमेंट था जिसके ऊपर साइन करवाने के लिए इंडिया को फोर्स किया था कि आप इसके ऊपर साइन करें, लेकिन इंडिया ने एक इतने बड़े अदारे को WTO, जो कि आपकी ट्रेड का बहुत बड़ा दारोमदार उसके ऊपर होता है, आप उसके किसी भी फैसले के साथ वो आप पे इम्पेक्ट आएगा उसका, अगर वो आपके ख़िलाफ़ कर दें या आपके हक़ में कर दें तो उससे आपकी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पेक्ट होता है उससे। तो इंडिया ने अब क्या किया है, इंडिया ने WTO को कह दिया जी कि आप किसी भी तरह की प्रेशराइजेशन करके, आप हमें प्रेशराइज़ करके हमारे से किसी एग्रीमेंट के ऊपर साइन नहीं करवा सकते। ऐसा क्यों बोला गया है, कौन सी ऐसी वजह थी कि WTO चाहता था कि वो एग्रीमेंट के ऊपर साइन करे, लेकिन इंडिया ने उन्हें बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट दे दिया कि हम आपके इस मुद्दे के ऊपर साइन ज़बरदस्ती तो बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। तो एक वीडियो का लिंक है, वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मस्ट सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। वहीं चलते हैं और वो वीडियो देखते हैं। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ रिसेंटली हमारे देश के कॉमर्स मिनिस्टर ने WTO को ओपनली कह दिया कि जबरदस्ती भारत से किसी एग्रीमेंट पर साइन आप नहीं करवा पाएंगे। इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। यहाँ पर आप देख पाओगे, इंडिया कैन नॉट बी प्रेशर्ड इनटू साइनिंग एग्रीमेंट एट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और मैं आपको ये बता दूं, अगर आप सोचते हैं कि भारत के लिए सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल आज के समय इंटरनेशनली कौन सा संगठन होगा, UN है या फिर WHO है या फिर कोई और संगठन, मैं आपको बता दूं कि WTO से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। WTO लिटरली डिसाइड करता है कि हम लोग अपने ही देश में किसानों की कितनी हेल्प कर सकते हैं, हम इंटरनेशनली कैसे ट्रेड करेंगे, किस तरीके से ट्रेड करेंगे। WTO इज वेरी वेरी पावरफुल। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया और WTO में आज के समय क्या डिस्प्यूट आ रहे हैं, किन इश्यूज पर इंडिया बहुत नाराज है विद WTO। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो आई लव टू नो, आई लव टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन कब हुआ था, किस साल में इसको बनाया गया था। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 1945, 1995, 2000 या फिर 1972। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ WTO के हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे स्विट्जरलैंड में। और ऐसा नहीं है कि WTO इंडिया के लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हिस्टोरिकली आप अगर देखो तो इंडिया एक्चुअली फाउंडिंग मेंबर था WTO का। इंडिया ने ही इनिशियली जो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड की ट्रीटी है ये साइन भी करी थी। और उसके बाद से हमने देखा है कि WTO इंटरनेशनली जो भी ट्रेड होता है, जो भी इन्वेस्टमेंट होती है, वहां पर एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है। WTO के अंडर ही आपको मिलेंगे बहुत सारे एग्रीमेंट। फॉर एग्जांपल ट्रिम्स, आपको याद होगा जब इंडिया ने टिकटॉक को बैन किया था, चाइना की बहुत सारी ऐप्स को बैन किया था, चाइना ने इंडिया के इस निर्णय का विरोध किया और फिर चाइना रोते रोते WTO के पास चला गया था। और WTO में जाकर चाइना को उम्मीद थी कि ट्रिम्स एग्रीमेंट के अंडर ही चाइना को रिलीफ मिलेगा और टिकटॉक वापस एक्टिव हो जाएगा इंडिया में। मगर इंडिया ने यह कहा कि डिजिटल जो ट्रेड होता है और जो डिजिटल इन्वेस्टमेंट होती है वो सब ट्रिम्स में नहीं आती। तो खैर ये हो गया ट्रिम्स। उसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को डिफेंड करने के लिए है एक और एग्रीमेंट ट्रिप्स के नाम से। फिर आता है इंडिया के लिए सबसे बड़ा हेडेक। जो भी इंडिया की आज के समय प्रॉब्लम्स है WTO की, जो भी आज के समय इंडिया की प्रॉब्लम्स है विद WTO, ये इस एग्रीमेंट के इर्द गिर्द घूमती है। ये है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। भारत के कॉमर्स मिनिस्टर काफी बार कह चुके हैं कि WTO का जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है ये डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि सिर्फ विकसित देशों को फायदा होता है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है ये हमेशा नुकसान उठाती है। अच्छा पीयूष गोयल साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि इस एग्रीमेंट के अंडर WTO ने ये कह रखा है हर कंट्री को कि ऐसा नहीं है कि अपने किसानों को तुम अंधी सब्सिडी दोगे,
दुनिया भर की सरकारों पर रोक लगा रखी है कि अपने किसानों को एक सर्टेन लिमिट तक ही तुम सब्सिडी दोगे ताकि इंटरनेशनल ट्रेड में एक इक्वालिटी मेंटेन हो। अब यहाँ पर आप कहोगे मगर कितनी लिमिट इन्होंने कर रखी है इसकी, तो WTO कहता है कि 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, तुम्हारे देश में जो कमोडिटी है, मान लो चावल है, गेहूं है, कोई दाल है, उसका 10% जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन है उसी के हिसाब से आपको सब्सिडी देनी है। उसके आगे आपने सब्सिडी दे दी, उसके आगे आपने किसानों के बैंक अकाउंट में पैसे डालने स्टार्ट कर दिए, किसानों को हेल्प करनी स्टार्ट कर दी, तब WTO आपके खिलाफ एक्शन लेगा ना। आप खुद समझ सकते हैं कि ये विकसित कंट्रीज के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे किसानों को सब्सिडी वैसे इतनी चाहिए नहीं होती, वहाँ पे अलग टाइप की सब्सिडी चाहिए होती है उनको, वो WTO अलाउ करता है। मगर भारत जैसे केस में जहाँ पे आपको किसानों को डायरेक्ट सब्सिडी देनी होती है, ये सब्सिडीज हम काफी बार नहीं दे पाते WTO के रूल की वजह से। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा एक बात बताओ, इंडिया में तो सब्सिडी हम वैसे काफी देते हैं, किसानों के बैंक अकाउंट में पैसे जाते हैं, उसके अलावा बिजली की सब्सिडी है, पानी की सब्सिडी है, तो कभी इंडिया ने जो ये 10% वाली लिमिट है इसको क्रॉस नहीं किया। मैं आपको इंटरेस्टिंग एक बात बताता हूँ, देखो पिछले ही साल क्या हुआ था कि इंडिया ने ये 10% वाली लिमिट क्रॉस कर दी, इंडिया ने बढ़ चढ़ के सब्सिडी दी अपने किसानों को, मगर फिर इंडिया ने यहाँ पर एक और एग्रीमेंट का यूज किया खुद को डिफाइन करने के लिए, ये है बाली पीस क्लॉज। बाली पीस क्लॉज साइन हुआ था कुछ साल पहले, इसमें ये लिखा हुआ है कि देखो WTO का रूल तोड़ के अगर किसी डेवलपिंग कंट्रीज ने अपने गरीब किसानों की ज्यादा ही मदद कर दी तो बाकी देश राशन पानी लेकर उस कंट्री पे चढ़ जाएंगे, उसको दंडित नहीं करेंगे, उस कंट्री की बात सुनी जाएगी, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम दिया जाएगा उस कंट्री को समझाने के लिए कि वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, क्या सिनेरियो है, ताकि एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। और इंडिया इतिहास में पहला देश बना है जिसने WTO की जो लिमिट है ये तोड़ दी, किसानों की बढ़ चढ़ के मदद करी और फिर बाली पीस क्लॉज को यूज किया खुद को डिफाइन करने के लिए कि देखो हमारे पास रीजन है, किसानों को हेल्प चाहिए थी, कई किसान हमारे बहुत गरीब हैं, बिना सब्सिडी के वो सर्वाइव ना कर पाते, सो वी हैड टू हेल्प। अब यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि WTO तो बहुत क्रूअल है, किसान अगर इतने गरीब है उनको अगर मान लो सरकार किसी एक डेवलपिंग कंट्री की हेल्प करती है तो वहाँ पे WTO को क्या प्रॉब्लम है। तो देखो WTO को प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए इंडिया और श्रीलंका दोनों एक्सपोर्ट करते हैं चावल, मगर सिर्फ भारत सरकार के पास ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व है, श्रीलंका की सरकार कंगाल हो चुकी है, तो श्रीलंका की सरकार अपने किसानों को कैसे सपोर्ट करेगी। इंडियन गवर्नमेंट तो अंधी सब्सिडी देकर अपने किसानों को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगी और इंडिया श्रीलंका को कंप्लीटली डोमिनेट करेगा इंटरनेशनल ट्रेड के मामले में। ये तो श्रीलंका का मैंने आपको एग्जांपल दिया है, कई और देश हो सकते हैं यहाँ पर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, बेसिकली स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट्स बहुत ही आसानी से इंटरनेशनल ट्रेड में अपना दबदबा बना सकते हैं अगर सब्सिडी पर कोई रोक नहीं लगी ना। इंडिया का यहाँ पर कहना ये है कि देखो पहली बात तो हम बहुत बड़े स्केल पर फूड को एक्सपोर्ट करते नहीं हैं, तो ज़्यादातर जो हमारा खाना होता है हमारी इंटरनल कंजम्पशन के लिए ही होता है, तो वहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम है अगर हम अपने किसानों की हेल्प करते हैं। मगर WTO यहाँ पर मानने को तैयार नहीं है। आज भी आप अगर देखो तो दुनिया भर में फूड की शॉर्टेज पड़ रही है। इंडिया ने WTO को कहा है कि देखो जो हमने सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स रखी है अपने पास, मतलब कि जो गेहूं जो चावल हमारे देश में सब्सिडी देकर हमने ग्रो करवाया है उसको इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करने की अनुमति दे दो, नहीं तो दुनिया में कई देश हैं वो भूखे मारे जाएंगे। मगर WTO अभी भी यहाँ पर हिलने को तैयार नहीं हो रहा, कोई वेवर WTO की तरफ से नहीं मिला। और अब WTO एक और बहुत ही बड़ा इशू रेज कर रहा है। WTO ये कह रहा है कि जो फिशिंग इंडस्ट्री है ना वहाँ पर भी सरकार ने बड़ी सब्सिडी दे दी है, तो जो फिशिंग इंडस्ट्री की सब्सिडी है इसको हम कट करेंगे। अब इंडिया यहाँ पे खड़ा हो गया, इंडिया ने कहा कि नहीं ये तो बहुत गलत है, भारत में लाखों मछुआरे हैं, वो क्या करेंगे, उनको अगर सरकार से सब्सिडी नहीं मिलेगी तो वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। मगर WTO का यहाँ पर तर्क कुछ और है। WTO कह रहा है कि देखो फिशिंग इंडस्ट्री में अब एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कई इलाके हैं जहाँ पर फिश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, मगर तब भी लगातार वहाँ पर फिशिंग की जा रही है। इससे इकोसिस्टम पे लॉस होगा, लॉन्ग टर्म में जो फिश की गई पॉपुलेशन है, स्पीसीज है, ये भी विलुप्त हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमको लिमिट रखनी होगी, फिशिंग इंडस्ट्री में सब्सिडी कम करनी होगी। मगर WTO के इस प्रपोजल के अगेंस्ट भारत है और चाइना भी खड़ा है। एक्चुअली यहाँ पर एक ग्रुप है G33 का, G33 के ग्रुप्स में आपको मिलेंगे डेवलपिंग कंट्रीज। ये सब कंट्रीज इकट्ठा होकर काफी बार WTO में, सिर्फ WTO में, उसके बाहर नहीं, सिर्फ WTO में जो विकसित कंट्रीज हैं जैसे कि USA हो गया, फ्रांस, स्पेन, इटली वगैरह, इन सब के खिलाफ खड़ी होती है और मिलकर आवाज उठाते हैं कि देखिए हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, हमारी भी बात आपको सुननी पड़ेगी। तो इंडिया ने G33 कंट्रीज को ये कहा है
कि सब लोग इकट्ठा रहो यहाँ पर, चाहे पाकिस्तान हो, चाइना हो, टर्की हो, इंडोनेशिया हो, श्रीलंका हो, ये सारे जो हरे देश आपको दिख रहे हैं, इंडिया ने कहा है कि सब लोग यहाँ पर इकट्ठा मिलकर एक स्वर में आवाज उठाओ। और जो ये फिशिंग इंडस्ट्री में सब्सिडी कैंसिल करने की बात कर रहा है WTO, ये होने मत देना। और WTO का प्रेशर इतना ज्यादा है कि हमारे कॉमर्स मिनिस्टर को ये तक बोलना पड़ा कि अगर कल को तुम कोई एग्रीमेंट बना भी देते हो तो ये मत समझ लेना कि इंडिया उस एग्रीमेंट पर साइन करेगा ही। हो सकता है कि इंडिया मना कर दे कि हम इस एग्रीमेंट पर साइन ही नहीं करते, तुम्हारे कहने पर हम अपने किसानों की हेल्प करना बंद नहीं कर देंगे। अब ये जो देखो इशू है ना सिर्फ इंडिया का है, कई जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और इवन जो डेवलप कंट्रीज हैं ये WTO से बहुत नाखुश है। WTO में देख रहा हूँ साल दर साल इसमें किराए बढ़ती जा रही है। कोई बड़ी बात नहीं है, आज से कई साल बाद ये ऑब्सोलीट हो जाए या फिर इसको तोड़ भी दिया जाए, क्योंकि US समेत वेरियस जो डेवलप कंट्रीज हैं वो सब देश कहते हैं कि ये जो इंडिया चाइना जैसे बड़े देश हैं इनको डेवलपिंग कंट्रीज कहना बंद करो। ये खुद को डेवलपिंग कंट्रीज बुलाकर काफी फायदा लेते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में। सिमिलरली इंडिया मानता है कि जो विकसित कंट्रीज हैं ये आज भी इंडिया की पॉलिसी कंट्रोल कर रहे हैं WTO से कि हम अपने किसानों की कितनी हेल्प करेंगे, कितना हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कितना इंपोर्ट कर सकते हैं, हर चीज पर WTO का कंट्रोल है। तो कहीं ना कहीं देखिए ट्रेड को लेकर डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं और फ्यूचर में डेफिनेटली हमको WTO का एक ऑल्टरनेटिव ढूंढना होगा, एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म जहां पर प्रॉपर क्लियर गाइडलाइंस हो कि कैसे ट्रेड होगा और सबकी सहमति से हम कंफर्टेबली इंटरनेशनल ट्रेड कंडक्ट करें। ना वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये किस साल बना था, तो सही उत्तर इसका हो गया ऑप्शन बी 1995 में। जी हाँ, ज़रा पुराना नहीं है WTO, बस 1995 में बना था और आज ही आप देख लो 2022 में ही WTO से कई देश इतना तंग आ चुके हैं कि इसको तोड़ने की बातें की जा रही है। और हाँ, फाइनली आप क्या कहते हैं खतीजा आप इस सारे सिनेरियो को देखते हुए? ये कहेंगे कि मैं देखो WTO के फैसले बहुत ही बुरे हैं, क्योंकि किसान एक वाहिद चीज़ कहते हैं ना, किसान बैकबोन होती है हर मुल्क की, और बेशक होती है, क्योंकि उसी की वजह से तो काश्तकारी हो रही होती है, हर फसल भर रही होती है, वो टाइम से हर ना चीज़ें मैनेज करे, तो फिर तो जो जिन मुल्कों के पास ज़रख़ीज़ ज़मीन है वो भी भूखे मर जाए। और अच्छा, एक पूरा तबका आपको एक पूरे मुल्क को खिला रहा है चीज़, और उसी को आप दबाई जा रहे हो, उसी को फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही हैं, उन्हीं को सब्सिडीज़ नहीं दी जा रही सिर्फ WTO की वजह से। तो आई थिंक ये, और देखो ना दूसरे मुल्क भी उससे कितना नाखुश हैं। उन्होंने जब कहा कि डेवलपिंग कंट्रीज़ मिलकर उसके खिलाफ एहतजाज करते हैं कि हम आपका ये नहीं मानेंगे, लेकिन इंडिया की स्टेटमेंट तो ऑलवेज हमेशा बोल्ड होती है और अच्छी होती है, क्योंकि वो हमेशा पहले अपने मुल्क का सोचते हैं, बाद में वो किसी और को फ़ायदा देने का सोचते हैं। उन्होंने कहा कि हम तो नहीं करेंगे, हम तो प्रेशर में नहीं आएंगे, और आई थिंक ये बात बिल्कुल ठीक है, आना भी नहीं चाहिए। अब हम पाकिस्तान को देख लो, प्रेशर में ही है ना, इससे तरक्की भी नहीं कर सकते। अच्छा, आपसे मैं एक सवाल खतीजा ये करना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं कि कितने % आप इसको रेट करेंगी कि क्या इंडिया के अंदर अभी जो किसान हैं उनको सब्सिडी मिल रही है, या उनके जो हुकूक हैं, या उन्हें जो गवर्नमेंट की जानब से फ़ायदा मिल रहा है, तो आप इसको किस तरह रेट करेंगे? आई थिंक 6 आउट ऑफ 10। 6 आउट ऑफ 10। अब बात यहाँ पे है कि देखिए, जिस तरह आप 2 साल पीछे चले जाएं तो 2020 के अंदर दिल्ली के अंदर 1 लाख किसान जो थे वो प्रोटेस्ट के लिए आगे थे, और एक काफ़ी बड़ा जो था ना, अभी भी इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा राइज है, मतलब महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत सी खाद की अद्वियात। और हाँ, प्रोटेस्ट में ये था कि कंज्यूमर जो टमाटर है ख़रीदता है उसे वो 30 रुपये पर किलो के हिसाब से ख़रीदता है, लेकिन किसान को कितना मिलता है, सिर्फ उसका 5 रुपये पर किलो के हिसाब से। तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, ये तो उनकी एक्चुअल कॉस्ट भी जो है वो भी नहीं पूरी हो पाती। अब बात यहाँ पे है कि इन सबको मद्देनज़र रखते हुए अगर ऐसा इंडिया कर रहा है कि इंडिया किसानों को सब्सिडाइज़ कर रहा है, उन्हें सब्सिडी दे रहा है, तो फिर मेरे ख्याल में ये जो WTO और जैसी ऑर्गेनाइजेशन है इन्हें किसी दूसरे मामला में, लेकिन फिर यहाँ पे है कि ये कुछ मादे हो जाते हैं और ये एक बड़ी जो इंटरनेशनल मार्केट होती है उसके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए वो देखते हैं जी कि हाँ ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि एक जो इंडियन रुपी है वो डॉलर के मुकाबले में कितना है? तकरीबन ये 7500 के करीब इसी यहाँ पे चलता है। तो मुझे ये बताएं कि एक वहाँ पे अगर फार्मिंग की कॉस्ट US के अंदर और है, इंडिया के अंदर फार्मिंग की कास्ट और है, तो फिर आप किस तरह से ये कह सकते हैं? और टेक्नोलॉजी का भी जो है वो एक बहुत बड़ा गैप आता है, तो फिर वहाँ पे
जो लिबर्टी है या जो लिवरेज है वो भी उसी हिसाब से देनी चाहिए। लेकिन जब आप इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं तो तब आप चाहते हैं जी कि वहाँ पे एक स्टैंडर्ड कायम रहे, खा वो पाकिस्तान है, खा वो इंडिया है, खा वो कोई और भी 12 कंट्री जो है जो अपनी काश्तकारी वगैरह करते हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर उनका काफ़ी नज़ारा है तो वो भी करें। तो ये चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए WTO ऑर्गेनाइजेशन जो है ये तो एक ना मतलब इंतहाई ना मुझे बहुत नामुनासिब असर है, रवैया हाँ। लगता है इनका, ये जब ये इस तरह की चीज़ें और करते हैं। देखिए इतने कम टाइम में भी इतने ममालिक इनके खिलाफ हैं, तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा चलेगी भी और है। इंडिया ने जिस तरह से ये स्टेटमेंट दी है और उम्मीद करते हैं कि इंडिया ऐसे ही उम्मीद जो अपने किसानों को दिलाई रखे और किसानों के लिए जो वो करना चाह रहे हैं या जो वो कर रहे हैं वो उसके ऊपर साबित कदम रहे, ना कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर या प्रेशराइज होके वो किसी एग्रीमेंट का ऐसे का हिस्सा बन जाएं कि जो उनके किसानों की तबाही के सबब बन सकता है। क्योंकि किसानों का खुश होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे मेरे ख्याल तरक्की के में वही होते हैं जो मेहनत में करके मेरे हर चीज़ जो है आपकी ब्रेड से लेके और आपकी रोटी तक, रोटी बन ब्रेड और भी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो हैं वो सारी जो हैं वो मेरे ख्याल में आपकी वीट से प्रोड्यूस होती हैं। तो वीट कहाँ पे पैदा होती है? खेत में, और खेत को कौन चलाता है? वो किसान चलाता है। तो आप बताएं जी कि किसानों के हवाले से ये जो फैसला है जिसके ऊपर एक इंतहाई बोल्ड स्टेटमेंट दे रखी है नरेंद्र मोदी के जो हैं एक कॉमर्स मिनिस्टर, क्या उन्होंने ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया और उन्हें अपनी इस एग्रीमेंट के अंदर साइन करने चाहिए नहीं और अपना जो स्टांस है वो कायम रखना चाहिए नहीं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का प्रेस कीजिएगा, इंस्टाग्राम ID में हमें फॉलो कीजिए, सजेशन दीजिए। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दीजिएगा इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के